तो आज का टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मतलब संसाधन और विकास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, संसाधन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? व्हाट आर रिसोर्सेज लिखिए, व्हाट आर रिसोर्सेज, संसाधन किसे कहते हैं? व्हाट आर रिसोर्सेज, संसाधन किससे कहते हैं? तो जब बात होती है संसाधन की, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है, जैसे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है, इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जो आर्थिक रूप से संभव है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो एक संसाधन है। तो हमने बोला व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर द मीन्स अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट सच एज मिनरल, वेल्थ, लेबर, फोर्स, लाइव स्टॉक। मतलब everything available in the environment that can be used to satisfy our wants, for which technology is available, which is acceptable by our culture and which is possible by the economy, are called resources। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी सोर्सेज उपलब्ध हैं वो सब संसाधन हैं, है ना। जैसे कि मिनरल हो गया, लेबर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, ये बैल वगैरह हो गए, घोड़ा गाड़ी वगैरह हो गया, है ना। ये सब लाइव स्टॉक में आ जाती है। ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं, संसाधन। संसाधन की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके 4 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, उत्पत्ति के आधार पर। ये होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जे और अजय, लिविंग और नॉन लिविंग। दूसरा आप कह सकते हो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब रिसोर्सेज जिनका नवीनीकरण कर सकते हैं और जिनका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसके अलावा ऑनरशिप के बेसिस पे बात करें तो पर्सनल, ऑर्गेनाइज, नेशनलाइज एंड इंटरनेशनल, 4 प्रकार के हो गए। डेवलपमेंट के आधार पे बात करें तो पॉसिबल, डेवलप एंड रिजर्व, 3 प्रकार के हो गए। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, संसाधनों का वर्गीकरण करो। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण करो। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? विच आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। जी, और राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? विच आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज।
राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? विच आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल, राष्ट्रीय। तो जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमारे देश में पाए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये संसाधन हमारे देश की संपत्ति होते हैं। The resources which are found in our country are called national resources. These resources are found inside the boundary of our country. Clear? तो जो रिसोर्सेज, जो संसाधन हमारे देश की सीमाओं में पाए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय अर्थात नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है विकसित संसाधन किसे कहते हैं? विच आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। विकसित संसाधन किसे कहते हैं? विच आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है। द रिसोर्सेज विच आर ऑडिटेड, विच आर चेक्ड, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, मतलब जो चेक हो चुके हैं, विच आर ऑडिटेड या फिर विच आर चेक्ड। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज प्री डिटरमाइंड, जिसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता और क्वांटिटी यानी मात्रा पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है, आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज, उन्हीं विकसित संसाधन कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इसमें जो भी चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं वो दोनों लैंग्वेज में समझा रहे हैं, हिंदी में भी समझा रहे हैं और इंग्लिश में भी समझा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो बोल नहीं पाता इंग्लिश को, वो लिख नहीं पाता इंग्लिश को, उसका दिमाग काम नहीं करता है इंग्लिश को सोचने में, तो अभी की क्लास की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये वीडियो ग्रुप पे डाल दी जाएगी। ग्रुप पर आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को देख करके अपना नाम जरूर लिखना होगा, जिससे कि मालूम पड़े कि आपने इस वीडियो को देखा है। ठीक है ना? एक लाइक करिए, अपना नाम जरूर लिखिए। ठीक, ये कम से कम आपकी ड्यूटी बनती है कि इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना? ताकि इस तरह से आप हमको सपोर्ट कर पाओगे कि हाँ ठीक है, मोटिवेशन हमको भी मिलेगा, हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? तो फिर और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मन करेगा। ठीक है ना? आप इसको शेयर भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम अपने पूरे जो आपके ममेरे, फूफेरे, भाई बहन वगैरह है ना, उनमें तो कर ही सकते हो। ठीक है ना? बहुत सारे ममेरे, फूफेरे, भाई बहन होते हैं, ताकि उनको ये मालूम पड़ सके कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हो, किस कोचिंग में पढ़ रहे हो, है ना, और वहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है। ठीक है ना? तो इतना आपको करना चाहिए। चलिए आगे टॉपिक पर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? लैंड इज अ रिसोर्सेज, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? भूमि किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, कौन बताएगा? भूमि किस प्रकार का संसाधन है? आपके ऑप्शन है नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल, तो भूमि कैसा संसाधन है? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। ठीक, इन क्वेश्चंस को लिखिएगा मत, ये वीडियोस से आपको देख करके लिख लेने होंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो हमने बोल दिए, कुछ हम आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है ना? उन पे आप ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ? अर्थ समिट हेल्ड इन विच ईयर? 1992, है ना?
पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ? 1992। एजेंडा 21 का एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ एजेंडा 21? किससे संबंधित था ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 किससे संबंधित था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट सस्टेन रहे, सतत पोषण मतलब लगातार चलता रहे। क्लियर है ना? इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल। वेरी गुड। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मृदा। वेरी गुड। काली मृदा, मुझे लगा काली मृदा बोलने जा रही। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए आपको मालूम हो गया कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लैटराइट मिट्टी। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है, ये रिटन क्वेश्चन है। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय, सो जाके बैठे बैठे। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, रिन्यूएबल की बात करें तो जो रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, रिसोर्सेज जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, कैन बी रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिसे हम भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से या फिर यांत्रिक विधि से दोबारा पैदा कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सोलर एनर्जी हो गया, है ना? भारत पर सूर्य देव कुछ ज़्यादा ही है मेहरबान। साल में 9 महीने 10 महीने गर्मी पड़ती है यहाँ पर भैया, भयंकर सूरज निकलता है। सोलर एनर्जी बहुत अच्छी बन सकती है, ठीक है ना? और रात दिन भर सोलर एनर्जी बनी, सोलर पैनल ने सोलर एनर्जी बनाई, बैटरी में सेव किया, रात भर आपने यूज़ किया, फ्री में लाइट जलाई, फ्री में एसी चलाया, ठीक है ना? कोई बिल नहीं आया। तो सूर्य के ऊपर कोई बिल लेते नहीं है, सोलर एनर्जी फ्री है। विंड एनर्जी हो गया, पवन देवता भी कोई बिल नहीं लेते, विंड एनर्जी हो गया। फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट लाइफ हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इनसे भी ये सब रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन टेक शॉर्ट टाइम फॉर द रिन्यूएबल, थोड़ी ही टाइम में ये रिन्यूएबल हो जाते हैं, है ना? रिन्यूएबल सोर्सेज आर पोल्यूशन फ्री, और ये पोल्यूशन फ्री हैं, ये पोल्यूशन फ्री हैं। अब आजकल देखो भैया, मोबाइल चार्ज करो चलाते रहो। अब तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी पे स्कूटी आ गई है ना? कैसे झमाझम, बिल्कुल आवाज़ तो है ही नहीं, पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाती हैं। इतनी स्पीड है कि पेट्रोल गाड़ियों में क्या स्पीड होगी, है ना? पहले शुरुआत में तो स्लो वाली चली थी, अब तो एरोप्लेन बन गई है।
तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। पेट्रोल का पैसा लगना ही है, रात में चार्ज करो, सुबह चलते बनो। नॉन रिन्यूएबल की बात करें, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते, उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना, अनवीनीकरणीय संसाधन। These resources can millions of years to generate, इन रिसोर्सेज को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इन रिसोर्सेज को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कॉज पोल्यूशन। अरे उसको नहीं इसको रख वो मिले। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो पोल्यूशन करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, इनको जलाओगे तो पोल्यूशन होता है। मिनरल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉइल इरोजन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन पर टिप्पणी करो, मृदा अपरदन पर टिप्पणी करो। लिख लिया सभी ने? अब मृदा अपरदन की बात करें, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? तो जब भूमि की ऊपर की परत हट जाती है, इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर लाइक विंड, वाटर। तो सॉइल इरोजन क्या है? मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाता है ना। जब बहुत तेजी से चलती है हवा या बहुत तेजी से बहता है पानी, तो मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटा जाना। ओवरग्रेजिंग, जानवरों का चराना। तो जानवर जब घास चरते हैं तो फिर क्या करते हैं, जड़ों को खींचते हैं, तो जड़ के साथ मिट्टी भी निकल जाती है। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये जो शहर के शहर बचते चले जा रहे हैं, सीमेंट का पूरा शहर बचता चला जा रहा है, ठीक है ना। और सीमेंट है क्या, पत्थर होती है जो कि गर्मियों में हीट करती है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, गर्मी काफ़ी जगह बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब के कारण होता है सॉइल इरोजन। क्लियर है सभी को? अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन क्या है। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? संसाधन नियोजन क्या है? व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? मेंशन द स्टेप्स, इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखें। मेंशन द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरण बताइए। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरण बताइए। रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरण बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग? रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ टेक्निक। रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ
technique or skill by which we can use the resources in a proper way. That is called resources planning. संसाधन नियोजन का तात्पर्य संसाधनों को इस प्रकार से नियोजित करने से है जिनसे कि हम बेहतर तरीके से उनका उपयोग कर सकें। ठीक है ना, इसे संसाधन नियोजन कहते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं? पहली बात तो संसाधनों को पहचानिए, उनकी गुणवत्ता का अनुमान लगाइए। संसाधनों को पहचानिए, उनकी गुणवत्ता का अनुमान लगाइए। दूसरा, योजनाएं बनाइए और योजनाओं को बना करके संसाधनों को नियोजित करिए। तीसरा, राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में संसाधनों को एडजस्ट करिए। तो क्या बताएंगे? आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, मेक सर्वे ऑफ द रिसोर्सेज, involve the resources into the national planning and matching the resources with the overall development of our nation. Clear? अगला क्वेश्चन, संसाधनों के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? संसाधनों के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? डिस्कस द प्रॉब्लम्स which have occurred due to over utilization of resources, which have discuss the problem which have occurred due to over utilization of resources. संसाधनों के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? देखिए, समस्याएं, पहली समस्या आती है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का होता है ह्रास। डिप्लेशन, डिप्रिशिएशन दोनों बोल सकते हैं, दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। डिप्लेशन या डिप्रिशिएशन दोनों में से कोई भी शब्द यूज करिए, जिसका मतलब होता है ह्रास। अब ह्रास क्या होता है? वैल्यू का कम हो जाना, है ना। जैसे कि एक साइकिल है जो किसी ने खरीदी 6,000 रुपए की, 6 महीने के बाद वो उस साइकिल को बेचना चाहता है, कितने रुपए मिलेंगे उसको? आगे मिलेंगे 3,000 रुपए मिलेंगे। वैल्यू कम हो गई। इस वैल्यू के कम हो जाने को ही बोलते हैं डिप्रिशिएशन या डिप्लेशन, है ना। तो जब हम रिसोर्सेज का दुरुपयोग करेंगे, गलत उपयोग करेंगे, तो फिर ये रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते हुए चले जाएंगे। आज पूरी दुनिया जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही है वो प्रॉब्लम है पावर क्राइसिस, है ना। पावर क्राइसिस यानी कि पावर क्या है? शक्ति, ईंधन, उसकी कमी होती चली जा रही है। बोलते हैं 1-1 बूंद पेट्रोल का बचाइए, बोलते हैं लाइट बचाइए, है ना। सोलर एनर्जी पे हम लोग जा रहे हैं, चूंकि लाइट बहुत महंगी होती चली जा रही है। तो क्यों? क्योंकि इनका बहुत जगह वेस्टेज किया जा रहा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा वेस्टेज करते हो, लाइट खुली हुई है, पंखा खुला पड़ा हुआ है ना, अब लाइट चली गई, आप ऑफिस बंद करके चले गए, एसी खुला रह गया, तो इससे क्या होगा? एनर्जी का वेस्ट होगा,
दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. This has divided the society into haves and haves not, or the rich and poor. Concentration of resources क्या होता है, संसार का, इंडिया का भी और संसार का भी, पूरे कॉमन सी बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. संसार का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है, और बाकी का 5% पैसा 95% लोगों के पास है. कुछ समझे? अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए हैं तो 95 रुपए 5 लोगों के पास में है, और बाकी के 5 रुपए बाकी बचे 95 लोगों के पास में. क्या आपको पता है कि संसार में 5% लोग ऐसे हैं जो इस वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं, कंधे के ऊपर वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं. 5% लोग ऐसे हैं इस संसार में, और 95% लोग ऐसे हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो इस कंधे के नीचे वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं. समझ में आ रहा है? The labors are classified into 2 parts, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. लेबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, कुशल और अकुशल. कुशल कौन है, स्किल्ड कौन है? डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, है ना, टीचर, ये सब कुशल में आते हैं. ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, ये सब कुशल में आते हैं. ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? यहाँ से कमा रहे हैं. 5% लोग दिमाग से पैसा कमाते हैं, 95% लोग शरीर से पैसा कमा के, मेहनत करके, लेबर करते हैं. ठीक है ना? तो 5% लोगों के पास 95% पैसा, और बाकी का बचा हुआ 5% पैसा वो 95% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड. समझ गए होगे आप? तो रिसोर्सेज जो है ना, उसका डेवलपमेंट, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी तरह से है. 95% रिसोर्सेज 5% लोगों के पास में है, और बाकी का 5% रिसोर्सेज 95% लोगों के पास में है. इससे से बन जाती है 2 कैटेगरीज वर्ल्ड में, एक अमीर और दूसरा गरीब, रिच एंड पुअर. तीसरा आता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, देखिए चूंकि ओवर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज किया गया, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की पड़ गई कमी. पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, ओजोन लेयर में छिद्र हो गया, लैंड डिग्रेडेशन होने लगा, सॉइल इरोजन होने लगा. ये सब किसकी वजह से हुआ? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हुआ. समझ गए? अगला क्वेश्चन, राइट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. मृदापर्जन कितने प्रकार का होता है? राइट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, मृदापर्जन कितने प्रकार का होता है? या फिर क्वेश्चन चेंज होकर क्या आ जाता है, मिट्टी का कटाव कितने प्रकार का होता है? तो इसमें पहला रीजन आता है आपका वाटर इरोजन. यानी कि
जल की वजह से मिट्टी का कटाव। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश होती है और उस बहुत तेज बारिश की वजह से मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो उपजाऊ होता है, वो पानी के बहाव के साथ बह जाता है। इसे बोलते हैं वाटर इरोजन, यानी जल के द्वारा मिट्टी का बहाव या कटाव। Water is a powerful agent of soil erosion. Sometimes due to heavy rainfall, the upper layer of earth, which is fertile, may flow away with the water. It is called soil erosion due to water. फिर क्या विंड इरोजन, हवा के कारण मिट्टी का कटाव। कभी कभी बहुत तेजी से हवा चलती है और उस हवा के साथ साथ धूल भरी आंधी, वो जो हवा होती है वो धूल भरी आंधी में परिवर्तित हो जाती है। धूल भरी आंधी, तो धूल भरी आंधी कैसे बन जाती है? क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, वो हवा के चलने के साथ साथ बहने लगती है, जिससे कि वो आंधी बन जाती है धूल भरी। तो हवा के बहने से हो रहा है उपजाऊ मिट्टी का कटाव। मेरा अपरदन का एक और कारण हो गया। ड्यू टू फास्ट ब्लोइंग ऑफ एयर, द फ्लो ऑफ एयर कन्वर्टेड इनटू द स्टॉर्म, the upper layer of earth which is fertile may move away due to the speedy air. It is another cause of soil erosion. Clear? तो वाटर इरोजन हो गया, विंड इरोजन हो गया। ये दो कारण यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ कारण हम अपने मन से बता देते हैं आपको। दो से पेट नहीं भरता है ना, दो से पेट नहीं भरता, क्योंकि आजकल दो रोटी खाने वाला तो आप समझ सकते हो फिर 20% नंबर लाने वाला हो गया वो। ठीक है ना, चाहिए कम से कम 80% तो चाहिए। 8 रोटियाँ तो चाहिए, 8 मेरा लकी नंबर है। चलिए, तो फिर अगले की बात कर लेते हैं। तो अगला आ जाता है नदी का बहाव। तो कभी कभी क्या होता है, नदियों का कटान हो जाता है। बाढ़ आने के कारण नदियाँ कट जाती हैं, जिसकी वजह से भी होता है सॉइल इरोजन, है ना। चौथा कारण आ गया वनों का अत्यधिक विनाश। आजकल की तो सरकारें हो गई हैं अकललेस, अकल तो है ही नहीं, उनको डेवलपमेंट तो दिख रहा है और डेवलपमेंट के कारण वो पेड़ों को काट रही हैं। पेड़ों के काटने के कारण जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं वो होती है पेड़ों की जड़ें, और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव होगा। ठीक है, इसीलिए अभी 1 करोड़ पेड़ लगवाए थे बाबा जी ने, योगी बाबा ने 1 करोड़ पेड़ लगवाए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने समझा कि मिट्टी के कटाव को रोकना है तो प्लांटेशन करना पड़ेगा, पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। ये पौधे हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, आप लोगों को पता ही है। जी सर, प्लांट्स आर वेरी लकी। ठीक है ना, खेतों को जोत करके खुला छोड़ देना। कुछ किसान इतने समझदार होते हैं कि खेतों की जुताई करते हैं और उसके बाद उस पर पानी छींटे बगैर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो जब जुताई करोगे तो मिट्टी की आपने परत के ऊपर की खोद दी, अब वो क्या होगा, हवा चलेगी तो उड़ जाएगी, सॉइल इरोजन होगा। तेज हवाओं का चलना, जहाँ पे तेज हवाएं चलेंगी वहाँ पे भी सॉइल इरोजन होगा, है ना। पशुओं के द्वारा बहुत जगह
खेतों में ग्रेजिंग करना, ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग तो जब पशु घास चलेंगे तो घास के साथ साथ उखाड़ लेंगे जड़ों को भी, सॉइल इरोजन होगा। खेतों में मेड़ करना होगा, अगर खेतों में मेड़ नहीं है तो भी क्या होगा, मिट्टी उड़ जाएगी, बह जाएगी, खेतों का ढालू होगा, उससे भी होता है सॉइल इरोजन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, नहीं अभी लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ध्यान से सुनिएगा। The soil is formed when rocks are broken down by the action of wind, water and climate। मिट्टी कभी बनती है जब पत्थर टूटते हैं, हवा के टकराव से, पानी के टकराव से, या जलवायु परिवर्तन से, है ना। आपने देखा होगा कि नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से, और जब नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से तो पानी इतनी जोरों से टकराता है कि उन पहाड़ों की जो पत्थर होते हैं ना वो घिस जाता है ना। भूमि वहाँ की जो पहाड़ों की मिट्टी होती है वो पानी के साथ में बह करके मैदानी भागों में आती है, जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। अब ये मिट्टी में ही आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे वगैरह सभी क्या होते हैं, फलते फूलते हैं, डेवलप होते हैं, इनका विकास होता है। तो कौन कौन सी मिट्टी होती है कि पहला आता है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलोवियल सॉइल। वेरी गुड। जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल सॉइल। तो भारत का पूरा जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मिट्टी का। हिमालय से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकल करके आती हैं। 3 मेन रिवर्स, 3 important rivers comes from the Himalaya mountain, and those are Sindhu, Ganga and Brahmaputra। Sindhu, Ganga and Brahmaputra। जो आपकी एलोवियल सॉइल होती है इसमें क्या पाया जाता है? रिच इन लाइम पोटैश। इसमें पोटैश बहुत जगह होता है, पोटाश होता है, फास्फोरस होता है, चूना होता है ना। और इस तरह की मिट्टी बहुत जगह हेल्पफुल होती है, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं ना सिल्क यानी बालू लेकर के आती हैं, तो इस तरह की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। चावल, गेहूँ, गन्ना, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट आदि के प्रोडक्शन में इस तरह की मिट्टी बहुत जगह उपजाऊ होती है, यूजफुल होती है। अगली मिट्टी हमारी आती है, कौन सी मिट्टी है? ब्लैक सॉइल। वेरी गुड। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। तो इसका रंग काला होता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मांगी जाती है। इसमें लाइम बहुत जगह होता है, एल्युमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटैश होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें कम पाया जाता है।
इस तरह की मिट्टी पाई जाती है उत्तर पश्चिम भागों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो फसलें होती हैं वो है कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टोबैको, तंबाकू। फिर अगली मिट्टी आती है लाल पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। तो इसमें लोहे के कण बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। लाल पीली मिट्टी में लोहे के कण बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। कहीं कहीं पर इसका रंग लाल होता है, कहीं कहीं पर इसका रंग पीला होता है। इस तरह की मिट्टी पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। क्या होता है इसमें? आयरन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लाइन कम होता है। इस तरह की मिट्टी में तमिलनाडु में पाई जाती है, केरला में पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। क्या पैदा होता है इस तरह की मिट्टी में? बाजरा, मेज, पल्सेस, पोटैटोज एंड फ्रूट्स। अब आता है लैटराइट मिट्टी। हाँ, लैटराइट मृदा, लैटराइट सॉइल। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, रिचिंग आयरन, आयरन बहुत जगह होता है। पोरिंग लाइम, लाइम इसमें बहुत कम होता है। फास्फोरस भी कम होता है। कहाँ पाई जाती है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी से बनाए जाते हैं काजू उत्पन्न होता है ना? तो राजू काजू वगैरह हो गया, कॉफ़ी रबड़ वगैरह हो गया, वो इसी तरह की मिट्टी में उत्पन्न होता है। राजू काजू बोलते हैं लोग, है ना? राजू काजू। चलो खैर, तो फिर आता है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की बात करें, वन मृगा, फॉरेस्ट को वन मृगा बोलते हैं, है ना? मरुस्थली भी कह सकते हैं कि मरुस्थली क्या होता है भैया? एक तो मरुस्थल में पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है, इसमें नमी कम होती है, ठीक है ना? इस तरह की मिट्टी को अगर सही तरीके से सिंचाई वगैरह की जाए तो फिर बनाया जा सकता है कृषि के योग्य। अगला है फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि वन मिट्टी। अब चूंकि वन को आप जानते हो जंगलों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जंगलों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो इससे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस मतलब नमी, नमी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पोटाश, फास्फोरस और लाइम कम होता है। इस तरह की मिट्टी हिमालय का जो क्षेत्र है, वेस्टर्न और ईस्ट घाटों पर पाई जाती है। यहाँ पर स्पाइसेस, टीज, कॉफ़ी वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पाइसेस, टीज, कॉफ़ी वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर और उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ये जिसकी हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो।